नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो आप सभी लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और जब तक क्लास खत्म नहीं हुई तब तक आप अपना फ़ोन बंद रखिए। और अगर आप आसानी से नोट्स बनाते हो और इसे 25-30 मिनट जो भी क्लास चलेगी, अगर आप इसे सिंसियरली फॉलो करते हो तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रॉपर नोट्स के साथ नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊँगा वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप आसानी से इस चैप्टर को ना सिर्फ समझ पाओगे, बल्कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो बिल्कुल जैसा आप क्लास अटेंड करते हो, जिस फ़ोकस के साथ क्लास अटेंड करते हो, उसी के साथ बैठिए, तभी आपको ये समझ आएगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रखे हो, तो आप बिल्कुल मत बैठ आप बंद करिए और कुछ और करिए अपना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया। जनरली होता क्या है, जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन। ये गैस होती है, आपको पता है, और अगर मैं इसे ऑक्सीजन के साथ मिला दूँ, तो अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो उत्पाद बनेगा, वो बनेगा H2O। और आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन है वो गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है जो हम इन्हेल करते हैं, जो हम लेते हैं, लेकिन जो वाटर है वो लिक्विड होता है, मतलब वो जल है। तो जो पानी बना हुआ है ये जल है, जबकि ये दोनों गैस हैं। तो आपने देखा कि इन दोनों की रिएक्शन हुई तो बिल्कुल एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो लिखा भी है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ, ये आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ जो बनेगा वो नया होगा। मतलब इसमें जो गुण होंगे वो जो पहले जिसने भाग लिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया में उनसे बिल्कुल भिन्न होंगे, तो उसी को बोला जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम है, अगर हम इसमें ऑक्सीजन डालें तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम आगे समझेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसे कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जनरली आपको ये समझाया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब समझिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, मतलब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं हम अभिकारक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, उन्हें बोला जाता अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसे बोला जाता है उत्पाद। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करी और उसके बाद बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसी को क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। समझ गए? अभी जो अभिकारक होते हैं वो हमेशा बाईं साइड लिखे जाते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, और जो उत्पाद होते हैं वो हमेशा एरो से दिखाते हैं उसे, और एरो के राइट साइड होता है, दाईं साइड दिखाया जाता है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी हुई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इन्हें बोला जाता है अभिकारक। और जो इसके फलस्वरूप अभिक्रिया हुई है या जिसका निर्माण हुआ है उसे बोला जाता है उत्पाद। तो आपको समझ आया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अब आगे है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके कुछ प्रेक्षण होते हैं। प्रेक्षण का मतलब है कि क्या-क्या चेंजेस होते हैं उसमें या क्या पदार्थ बनते हैं, वो सारी चीज़ें। तो क्या-क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हैं? तो पहला, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवस्था परिवर्तन होती है। अवस्था परिवर्तन का मतलब ऐसा समझिए आप इसे, जैसा आपको बताया मैंने, हाइड्रोजन भी एक गैस होती है और ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। लेकिन जब इनकी अभिक्रिया हुई तो जो हमारे पास उत्पाद बना वो गैस नहीं है, वो क्या है? लिक्विड है, मतलब पानी है, जल है। तो इसे बोला जाता है अवस्था का परिवर्तन। मतलब गैस किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं हम अवस्था परिवर्तन। रंग परिवर्तन मतलब सेकंड लिखा हुआ है, रंग में परिवर्तन, इसका मतलब है कि जब भी अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक हैं
उनके जो रंग होते हैं वो उत्पाद से अलग हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक अभिक्रिया में हो। ये कुछ-कुछ अभिक्रिया, कुछ-कुछ समीकरण में ऐसा होता है। तीसरा, तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन का मतलब है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कभी-कभी उत्पाद जो बनते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, या जो उत्पाद होंगे वो ठंडे होते हैं, तो उसे बोला जाता है कि उनके तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। और चौथा है गैस का उत्सर्जन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है उसमें से कुछ गैस रिलीज हो रही है, गैस निकल रही है, जैसे हाइड्रोजन निकल सकता है, जैसे ऑक्सीजन निकल सकता है, तो ये है गैस का उत्सर्जन। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रेक्षण होते हैं, पहला आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन भी होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या होते हैं। प्रेक्षण का मतलब एक तरीके से क्या हम ऑब्जर्व करते हैं जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये चारों में से कुछ भी ऑब्जर्व किया जा सकता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब ये हुआ, समीकरण का मतलब है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक और उत्पाद हैं उन्हें हम प्रतीकों की मदद से लिखते हैं या सूत्रों की मदद से लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, अगर आप इसे हिंदी में लिखोगे तो आपको बहुत बड़ी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन भी लिखना पड़ेगा। अब इसे हम बड़ा न लिख के हम क्या करते हैं, सिंबल मतलब प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। तो लिखा हुआ है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब जो रासायनिक समीकरण है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ, आपको अभी बताया मैंने, जो भी रासायनिक समीकरण होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है अभिकारक जो बाईं साइड होता है और एक होता है उत्पाद जो दाईं साइड होता है। तो जो अभिकारक में जितने भी परमाणु होंगे उनकी संख्या जब उत्पाद में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या के बराबर होता है, तो उसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। आप इसे ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक तराजू है और इस साइड आपने कुछ पदार्थ रखे हुए हैं और इस साइड भी आपने कुछ पदार्थ रखे हुए हैं। तो जितने आपने इस साइड रखे हुए हैं अगर उनकी संख्या जितने इस साइड रखे उनकी संख्या के बराबर हो गया तो हम कहेंगे संतुलित हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो वही है संतुलित रासायनिक समीकरण। लिखा क्या है, एक ऐसा समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रियकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। और कभी-कभी ये आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है कि जो उत्पाद हैं और जो अभिकारक हैं इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, समझाता हूँ देखो। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने अभिक्रिया करी और ये बना H2O। ये बैलेंस दिया है, मैं जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 होता है क्योंकि इसमें 2 परमाणु है तो 2, और प्लस जो ऑक्सीजन है उसका 16 होता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो देखो 2 एकम 2, 16 और 2 कितना हो गया, 18 हुआ। ऐसे यहाँ एक हाइड्रोजन का होता है द्रव्यमान और गुणा 2 क्योंकि इसमें परमाणु है, प्लस प्लस मतलब क्योंकि ये अलग अलग परमाणु है तो बीच में प्लस आएगा और यहाँ 16। तो आपको दिखेगा यहाँ भी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो अभिकारक है उनका जो द्रव्यमान है और जो उत्पाद है उनका द्रव्यमान दोनों बराबर आए हैं। इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब आप इसे ऐसे भी बता सकते हो कि जो अभिकारकों या जो अभिकारक होते हैं अगर उनका द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है तो उसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, यह फेरस आयरन भी बोलते हैं इसे, और इसे अगर हम वाटर में डालें, पानी में डालें तो ये बनता है फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो आयरन है वो 3 है और जो यहाँ आयरन है वो भी 3 है।
ऑक्सीजन यहाँ 4 है, देखो ऑक्सीजन इसके क्योंकि बाहर 4 से गुणा हो रखी है तो 4 है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन यहाँ भी है 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जितने परमाणु अभिकारक में हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में भी हैं। इसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपको समझ आया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब जब हम संतुलन की बात कर रहे हैं तो दो पक्ष होंगे, एक बायां पक्ष होगा जिसे हम अभिकारक कहते हैं और एक दायां पक्ष होगा जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो जब अभिकारकों में जितने भी परमाणुओं की संख्या होगी वो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, तो उसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जस्ट ऑपोजिट है उसका। इसमें क्या होता है, एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, यहाँ पे नहीं होती है, उसे बोलते हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे आयरन है, ये 1 है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो अलग अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, सॉरी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये आप सही कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रियकों या अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, नहीं आएगा यहाँ पे, उसे बोला जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपको बताते हैं कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। समझिए बहुत ध्यान से, बहुत आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आयरन और यहाँ पे है जल, अभिक्रिया हुई, ये बना Fe3O4 और प्लस यहाँ पे है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले इसे बोलता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले जितने भी इसमें पदार्थ हैं उनके बाहर से आपको एक बॉक्स लगा देना है सब में। ये हम बॉक्स क्यों लगाते हैं, ताकि जो परमाणु हैं या जो भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, चाहे वो अभिकारक है चाहे उत्पाद है, उनके जो फॉर्मूला है, उनका जो जनरली फॉर्मूले होते हैं वो चेंज ना हो। जैसे आयरन है तो आयरन में कोई चेंज ना आए, यहाँ पे जल का परमाणु है या अणु है, इनके अणुओं या परमाणुओं में कुछ भी चेंज ना आए, इसलिए हम सबसे पहले इनके बाहर बॉक्स लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, जो भी आप जब भी इसे बैलेंस करोगे तो आप मल्टीप्लाई या गुणा बाहर से करोगे, पीछे से नहीं होता है। आप यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई करोगे, या तो इधर करोगे या इस साइड को करोगे या इसके बाहर करोगे या इसके बाहर करोगे, तो इसलिए हमने सबके बाहर एक बॉक्स बना दिया, एक डब्बे बना दिए। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जो आयरन है वो 3 है, दिख रहा है आपको, आयरन 3 है। यहाँ पे आयरन 1 है, तो इसे 3 करने के लिए आपको बाहर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ भी जो आयरन है वो 3 हो गया, यहाँ भी आयरन कितने हो गए, 3, आयरन बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो इसे 4 करने के लिए हमें बॉक्स के बाहर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हमने 4 से गुणा कर दिया। तो अब जो ऑक्सीजन हो गई वो 4 हो गई, 4 एकम 4, और यहाँ भी 4 हो गई। तो हमने आयरन और ऑक्सीजन को बराबर कर दिया। यहाँ पे देखो आयरन 3 और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया। अब आ रही है हाइड्रोजन की। अब देखोगे यहाँ हाइड्रोजन है 2, जबकि यहाँ है ये 4 की 2 से गुणा होती है, न कि प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 दूनी यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो इसे 8 करने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ये है, तो ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 दूनी 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले आपको बॉक्स ड्रॉ करना है सबके बाहर, जितने भी आप करोगे उसके बाद जो भी आप चेंज करोगे बॉक्स के आगे से करोगे, पीछे मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो जब आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे यहाँ पे आयरन 3 है तो आपने यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आयरन बराबर हो जाए। ऐसी ऑक्सीजन 4 है तो आप ऑक्सीजन यहाँ पीछे से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे 4 की, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गई। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है यहाँ पे, और यहाँ भी 4 दूनी 8, तो सारे एलिमेंट बराबर हो गए, सारे परमाणु बराबर हो गए। तो इसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और आपने सीखा कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो संयोजन इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिखा हुआ है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभी बताया मैंने आपको। जैसे मानो मेरे पास है कोई पदार्थ है ए, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करी मैंने बी से। तो जब भी अभिक्रिया होगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये ए बी बन जाएगा। इसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। आई बात समझ में? जो भी अभिकारक होंगे वो आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, एक ही पदार्थ बनेगा और उस पदार्थ में दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन का मतलब ये होता है जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, ये नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हिंदी में बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। याद रखना, इसे बिना बुझा चूना इसे बोलते हैं हम। जब इसे पानी में डालते हैं तो ये होता है बुझा हुआ चूना। जो ये होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और जो ये होता है बिना, तो ये जो बिना बुझा चूना होता है जो आपके घर में आप व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हो, मतलब चूना लगाने के लिए यूज करते हो, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि एक ऐसा पदार्थ है एक्स जो सफेदी के काम आता है, तो वो जो एक्स है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। और उसके बाद है कि जब इसे हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? तो जब इसे पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो CaOH का होल ट्वाइस है इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें संयोजन अभिक्रिया के बाद एक अभिक्रिया आती है, इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऊष्माक्षेपी। देखिए, ऊष्मा का मतलब हो गया गर्म गर्म ऊष्मा, और क्षेपी का मतलब हो गया निकलना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है, उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिखा हुआ है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी हुई थी ये वाली, इसमें भी ऊष्मा निकलती है, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो आपने देखा होगा कभी भी जब सफेदी करते हैं घर में और चूने को पानी में डालते हैं तो चूना उबलने लगता है। वो इसलिए उबलता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसमें क्या होता है? ये जो होता है इसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस। याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे। इसका नाम होता है, वैसे जो केमिकल नाम, रासायनिक नाम होता है, इसे बोलते हैं मीथेन। जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी निकलता है, साथ साथ बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है। तो इसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। आगे इसमें श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन बेसिकली होता क्या है? श्वसन का मतलब होता है जब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो खाना खाते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं और हमारा शरीर होता है उसे एनर्जी देता है, मतलब उसे ऊर्जा देता है, तो उसे बोला जाता है श्वसन, ठीक है। श्वसन सांस लेना नहीं होता है, श्वसन हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। याद रखना, श्वसन में और सांस लेने में अंतर होता है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये आपके एनसीईआरटी में है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपको याद रखना है। जनरली होता क्या है कि जो हम खाद्य पदार्थ हम मतलब जो खाना खाते हैं तो वो पाचन के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। जब उसका पाचन होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और जो खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जब पच जाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाते हैं। और वही ग्लूकोज
ऑक्सीजन से मिलकर हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए इसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। जो भी हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पहले हम उसे चबाते हैं बहुत। तो चबाते इसलिए हैं ताकि वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जब वो छोटे टुकड़ों में टूटता है तो वो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पाया जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रेड हो गया या चावल हो गया, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो ग्लूकोज़ में टूटते हैं जब पाचन होता है। और वो ग्लूकोज़ जो हमारी कोशिकाओं में या हमारे शरीर में ऑक्सीजन होता है, उससे मिलकर हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ठीक है? ग्लूकोज का सूत्र है ये। जब इसे ऑक्सीजन ये है जो हमारी शरीर में होता है, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को। तो इसीलिए श्वसन को एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? तो वियोजन मतलब होता है टूटना, मतलब जब एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित होती है तो उसे बोला जाता है वियोजन। जैसे संयोजन अभिक्रिया को हम जोड़ के देखते हैं, जोड़ना बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया को, वैसे उसके विपरीत है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक प्रायः ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी यौगिक को टूटने के लिए या तो ऊष्मा चाहिए होगी या प्रकाश चाहिए होगा या विद्युत चाहिए होगा। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A मान लो कोई यौगिक है, अब इसे हमने इसकी जो इसमें जो ऊष्मा है, प्रकाश है या विद्युत है, अगर उसकी उपस्थिति में ये दो भागों में विभाजित हो रहा है तो उसी को बोलेंगे हम ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है? अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये तीन प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मतलब होता है जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, लिखा हुआ है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को ही ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय मतलब होता है, ऊष्मा मतलब होता है जो हीट होती है, गर्मी होती है। तो जैसे फेरस सल्फेट है, ये हरे रंग का होता है। जब हम इसमें ऊष्मा की उपस्थिति में ये तीन भागों में टूट जाता है। एक है फेरिक ऑक्साइड, आपको दिख रहा होगा, इसे हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, तो इसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। तो बड़ा सिंपल सा है, ऊष्मीय वियोजन मतलब ऐसा वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होता है, गर्मी, हीट के द्वारा होता है। आगे है वैद्युत वियोजन। वैद्युत का मतलब होता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को कहा जाता है वैद्युत वियोजन। मान लो कोई पदार्थ है, कोई यौगिक है, जैसे जल है, पानी का अणु है, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे H2A के साथ L लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब तरल पदार्थ में होता है, और जबकि ये और ये दोनों गैस में है, हाइड्रोजन भी गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है, तो उसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। बहुत सिंपल सा है, ऐसा वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से या विद्युत धारा की उपस्थिति में जो वियोजन होता है उसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट आपके पास प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब हो गया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो मतलब ऐसा वियोजन जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उस वियोजन को कहा जाता है ऊष्मीय प्रकाशीय वियोजन। जैसे लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड है, तो जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, एस मतलब सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में है, मतलब ये हुआ इसका कि ये ठोस अवस्था में है। तो जब
इसमें सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, तो ये जो सिल्वर है ये अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, तो इसी को बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी वियोजन अभिक्रिया होती है वो अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो उसी को बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसे काले रंग की बोतलों में क्यों भरा जाता है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि हम उसे सूर्य के प्रकाश से संरक्षित करते हैं, क्योंकि जैसे उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो विघटित हो जाएगा, तो विघटन से बचने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड को काले कलर के बोतल में भर के रखते हैं। ऐसे आपके सिल्वर ब्रोमाइड है, Ag सिल्वर होता है, Br ब्रोमाइड होता है। अगर हम इसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, मतलब सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है, तो इसे बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन। और आपको ध्यान ही रखना है कि जो प्रकाशीय वियोजन है ये ब्लैक एंड व्हाइट, शाम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आता है, काम आता है, उपयोग आता है। ठीक है, अब जो वियोजन अभिक्रिया है इसी का एक पार्ट होता है, उसे बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिकारकों को जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब ये ऊष्मा को एक तरीके से अपने मतलब एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, और उस सोखने की वजह से वियोजन होता है, तो उसी को बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया या जिन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा की या प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चूना पत्थर है CaCO3, जैसे इसमें ऊष्मा दी हमने, ऊष्मा में क्या हो सकता है, जो भी हीट हमने इसे दी इसका साइन कभी कभी ऐसा लगा होता है, तो ये ट्राइंगल अगर बना हो तो इसका मतलब है ऊष्मा है। तो ये जो CaO ये अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। आपको पता है जो CaO है इसे बोला जाता है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या आप अगर शॉर्ट में याद करना चाहो तो ये भी याद रख लो कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है इन अभिक्रियाओं में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या उसके लवण से अलग कर देता है, तो उसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे है आयरन और ये है कॉपर सल्फेट। तो जब भी आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो जो आयरन होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो जो आयरन है कॉपर को यहां से विस्थापित कर देगा, हटा देगा, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, तो इसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। बड़ा सिंपल सा है, विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, ये एक परख नली है, ये धागा, इसमें धागे से हमने कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसमें लोहे की कील डाली है। तो होता क्या है, जो लोहे की कील भूरे रंग की कॉपर की परत इस पे जम जाती है और जो कॉपर सल्फेट का जो नीले विलयन होता है वो उसका रंग हरा हो जाता है। तो ये इसका ऑब्जर्व, कभी कभी पूछा जाता है कि जो इसका ऑब्जर्वेशन बताइए क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोहे की कील होती है वो भूरे रंग की हो जाती है और जो कॉपर सल्फेट होता है नीले रंग का वो रंग हरा हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। उसके बाद आपके पास आता है अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखो अगर आप जैसे ध्यान से देखो, इसे आयनिक यौगिक कहा जाता है, तो इसमें पहला पार्ट होता है प्लस और दूसरा पार्ट होता है माइनस। ऐसे ये वाला पार्ट प्लस होता है और ये वाला पार्ट माइनस होता है। तो होगा क्या, इसका जो प्लस वाला पार्ट है वो इसके नेगेटिव वाले पार्ट से चला जाता है और ये प्लस वाला पार्ट इसके नेगेटिव वाले पार्ट से चला जाता है, तो इसे बोल लेते हैं हम आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इन शॉर्ट आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आपको दिख रहा होगा जो Ba है वो SO4 के आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम
BeSO4, या इसे बोला जाता है बेरियम सल्फेट। और ये एक अवक्षेप होता है। अवक्षेप मतलब होता है जो पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होता है, उसे बोला जाता है अवक्षेप। और यहाँ से जो NaCl है अलग हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो इसे बोला जाता है द्विविस्थापन, मतलब 2 बार विस्थापन होता है इसमें। जैसे NaCl के साथ चला जाएगा और SO4 हो गए, सॉरी ये SO4 है, SO4 के साथ चला जाता है, तो बेरियम सल्फेट अलग हो जाता है और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है, तो इसे बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना है इसे बोला हमने अवक्षेपण। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो लिखा है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील ठोस बनता है। आपको बताया मैंने, जो बेरियम सल्फेट होता है वो अघुलनशील ठोस होता है, मतलब वो पानी में आसानी से नहीं घुलता है, तो उसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है उसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण दिया हुआ, जैसे यह सिल्वर नाइट्रेट, जब इसमें सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो आपको दिख रहा होगा जो सोडियम क्लोराइड है ये अलग हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये भी क्या है, एक अवक्षेप है, तो इसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहला हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दूसरा हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तीसरा हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और चौथा हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। फिर इसमें आता है एक उपचयन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उपचयन मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया या जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे अगर मैं कहूं Cu है, अब अगर मैं इसमें ऑक्सीजन की इसमें रिएक्शन करवा दूं तो ये बन जाएगा CuO, तो इसे बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया। तो जब किसी पदार्थ में, जब किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ होता है वो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसी को बोला जाता है उपचयन। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है? उपचयन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन बढ़ता है, तो उसे बोला जाता है अपचयन कहते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कम होता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, घटता है और हाइड्रोजन बढ़ता है। और एक आता है इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन एक साथ होता है उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है CuO है प्लस हाइड्रोजन है, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसे बोलेंगे हम ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ये अपचयन है। और जो ऊपर ये वाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम ये है उपचयन। तो उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, तो उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन या उपचयन तथा अपचयन एक साथ होता है, उसे बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे इसमें है संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है जब कोई भी धातु वायु, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे खराब लगने लगता है या खराब नष्ट होने लगता है, तो उसे बोला जाता है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब ये वो आपने देखा होगा, जो भी लोहे की ग्रिल या लोहे की वस्तुएं होती हैं, जब हम उसे कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं और वो या तो वायु के या आर्द्रता मतलब होता है जल के संपर्क में आता है, तो उस पर जंग लग जाता है, मतलब वो उसके ऊपर एक भूरी सी परत चढ़ जाती है, तो उसी को बोला जाता है संक्षारण। जैसे लिखा हुआ है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना,
संक्षारण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना संक्षारण है, या जो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो संक्षारण बहुत सिंपल है, जब कोई भी धातु पर्यावरण में वायु या आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, खराब होने लगता है, उसी को बोला जाता है संक्षारण। तो अब इसे हम कैसे बचा सकते हैं इसे, तो आपने देखा होगा जैसे घर बनते हैं तो वहां पे जो भी धातुएं होती हैं, जैसे जो ग्रिल होते हैं या जो दरवाजे या जो खिड़कियां होती हैं जिसपे लोहा लगा होता है, हम उस पर क्या करते हैं, या तो पेंट करते हैं या वार्निश करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि वो हवा या नमी के संपर्क से बच पाए। दूसरा, हम उस पर तेल लगा सकते हैं या ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, उसकी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है। गैल्वेनीकरण मतलब होता है जब एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, जैसे लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हम गैल्वेनीकरण। और विद्युत लेपन मतलब होता है जब क्रोमियम को निकल आदि, जब जैसे क्रोमियम हो गया या निकल आदि की परत का चढ़ाना, इसे बोलते हैं हम विद्युत लेपन। ये विद्युत की उससे होता है, मतलब विद्युत से होता है, बिजली के उससे होता है। तो ये है संक्षारण के बचने के उपाय, बहुत सिंपल है, पेंट या वार्निश करके, तेल या ग्रीस लगा करके, गैल्वेनीकरण या विद्युत लेपन, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आता है विकृत गंधिता क्या होती है। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपने एक बिस्किट का पैकेट ओपन किया या आपने चिप्स का पैकेट ओपन किया, उसमें से 2-3 पीस आपने खाए और फिर आपने कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दिया। अब 2-3 घंटे बाद अगर आप उसे दोबारा टेस्ट करोगे तो उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, मतलब वो सिल जाएगा एक तरीके से। तो उसी को बोला जाता है विकृत गंधिता। मतलब क्या हुआ, जब वसायुक्त या तेलीय पदार्थ लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं तो उनका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन जैसे उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उनका स्वाद बिगड़ जाता है, उसी को बोला जाता है, या उसमें दुर्गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप ले सकते हो। अब जो विकृत गंधिता है इसके कारण क्या होते हैं, तो जो घी या तेल को अगर लंबे समय तक हम खुला रखते हैं तो उसमें बदबू आ जाती है, मतलब उसमें जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो खराब होने लगता है। जैसे पुराने बिस्किट या नमकीन का स्वाद खराब हो जाता है, या जो चिप्स है उसे आप खुले में छोड़ दो तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो यही कारण है विकृत गंधिता के। अब इससे कैसे हम बच सकते हैं, तो इसे रोकने के उपाय क्या है। पहली चीज, आपने देखा होगा घर में जो भी आप चीजें खोलते हो पैकेट वाली, तो जैसे आप उसे यूज कर लेते हो तो उसके बाद उसे आप या तो किसी ऐसे बर्तन में रखते हो जो बहुत टाइट है, या उसे उस पर स्टेपलर वगैरह मार देते हो। वो इसीलिए मारते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश न कर पाए, तो मतलब वायु रुद्ध या एयर टाइट पात्रों में, पात्र मतलब बर्तन में रखना, ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन गैस भरकर, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें चिप्स कम हवा ज्यादा होती है, तो वो हवा एक्चुअल में नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, जो भी उसके अंदर चिप्स होता है या जो नमकीन होती है उसे बचा के रखता है। तीसरा, ठंडे स्थान में रखते या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखते। आपने देखा होगा कोई भी, जैसे घर में जो भी खाना बनता है या बच जाता है तो हम उसे कहाँ डाल देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे ठंडा रहता है और ठंडे में ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। और चौथा, प्रकाश से दूर रखना, विशेषकर सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में कोई भी चीज आती है तो तुरंत खराब हो जाती है। तो ये है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो ये था आपके पास जो पहला चैप्टर था, पहला अध्याय था जो हमने आज कंप्लीट किया है। और अगर आपने इसे नोट्स बनाकर किए होंगे प्रॉपर, तो निश्चित तौर पर आपको समझ आया होगा कि चैप्टर किस तरीके से आपको याद रखना है। अगर आप एक बार नोट्स बनाकर प्रॉपरली इसे याद करते हो तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले अगले जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें, तो तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एक इक्वेशन दी है यहाँ पे, इसे बोलते हम लेड ऑक्साइड, पीबी लेड होता है, लेड ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन हो रही कार्बन के साथ में। तो यहाँ पे लेड अलग हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो पहला लिखा हुआ है शीशा अपचयित हो रहा है। तो अपचयन मैंने आपको बताया था, जब
ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, तो उसे अपचयन बोलते हैं हम। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो शीशा है उससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये पहला वाला आंसर सही है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, मतलब इसमें उपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये वाला भी सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये गलत है क्योंकि वो उपचयित नहीं हो रहा है। और चौथा है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर जो होगा वो पहला और दूसरा वाला होगा। ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, एक अभिक्रिया आपको दिख रही होगी, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको दिख रहा है Fe2O3 और इसमें एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो एल्यूमिनियम आयरन को हटा रहा है, मतलब विस्थापित कर रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई। अगला आपके पास जो लोहे का चूर्ण होता है, मतलब ये बोलना चाह रहा है आयरन है, अगर हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, HCl डालते हैं, तो उससे क्या होता है, सही निशान आपको लगाना है। बड़ा सिंपल है, इसमें क्या होगा, जो आयरन है वो इसे हटा देगा, मतलब हाइड्रोजन को हटा देगा, तो FeCl और मतलब आयरन क्लोराइड बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये अभिक्रिया हुई, तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनता है। तो जो प्रश्न उत्तर जो दिया हुआ है ये पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपको बताया था मैंने, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि समीकरण में तीर के निशान की बाईं बाईं ओर मतलब जो अभिकारक होते हैं और दाईं ओर मतलब जो उत्पाद होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे बोलते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसे क्यों किया जाता है, इसे क्यों संतुलित करना आवश्यक होता है, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसीलिए मतलब ये हुआ इसका कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, नियम का पालन करने के लिए। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है। अगला आपके पास ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, और इसके ऊष्माक्षेपी आपको बताया था मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जो जो ऊर्जा का या ऊष्मा का अवशोषित करता है, अवशोषण करता है, उसे बोला जाता है ऊष्माशोषी, मतलब ऊष्मा को सोखना होता है। तो इसमें अभिक्रिया जैसे सूर्य का प्रकाश कोई भी आप दे सकते हो, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, जैसे इसमें सनलाइट पड़ती है मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। ठीक है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जो सोडियम है अगर हम इसे क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, तो इसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है और स्पेशली नोट्स में दिया भी गया है कि हमारे शरीर में ऊर्जा हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती है। पाचन के दौरान भोजन के जो बड़े अणु होते हैं ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और हमारी जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसी को बोला जाता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपको दिख रहा होगा, ग्लूकोज C6H12O6 जैसी ऑक्सीजन से, मतलब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उससे अभिक्रिया करता है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल का अणु और बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर को देता है, इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। उसके बाद में है जो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, आपको समीकरण देना है।
तो आपको बताया था मैंने संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिनमें 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जबकि जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें जो एकल अभिकर्मक होता है वो छोटे-छोटे उत्पादों में टूटता है। संयोजन अभिक्रिया में आप लिख सकते हो, जैसे आपको बताया था मैंने, Ca+H2O, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया। और वियोजन में आप लिख लो CaCO3, जब भी आप इसे ऊष्मा देंगे तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। तो ये है संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती है। अब उसके बाद है जो वियोजन अभिक्रिया के आपको एक एक उदाहरण देने हैं जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत रूप में प्रदान की जाती है। बड़ा सिंपल सा है वियोजन अभिक्रिया, मतलब जो वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में प्रदान होती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CaCO3, तो यहाँ पे CO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, और यहाँ पे हम जब इसे ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो इसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है। दूसरा, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जब वियोजन प्रकाश की ऊर्जा के रूप में प्रदान होता है। जैसे दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड है, तो जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है तो Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया, मतलब प्रकाशीय वियोजन। और एक होता है विद्युत वियोजन, इसमें क्या होता है विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। जैसे ये जल का अणु है, तो जैसे हमने इसमें करंट फ्लो किया, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये है 3 समीकरण जो आपको देनी है वियोजन अभिक्रिया के। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाशीय वियोजन और तीसरा विद्युत वियोजन। ठीक है। फिर आपके पास विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इनकी अभिक्रिया थी। बड़ा सिंपल है, ये सारी चीजें हमने नोट्स में वीडियो में बता रखी है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पूरी क्लास दीजिए पहले, उसके बाद आप खुद सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। जैसे CaSO4 है और यहाँ पे जिंक से अभिक्रिया हो रही है, तो जिंक क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है तो ये से हटा देगा, तो ये आएगा ZnSO4 और प्लस Cu अलग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये कॉपर को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देगा। द्विविस्थापन मतलब हुआ जहां पे आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। जैसे दिखा हुआ बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, तो ये जो Na है वो Cl के साथ चला जाएगा और जो Ba है वो SO4 के साथ चला जाएगा, तो इसी को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। फिर आपके पास एक अभिक्रिया आपको देनी है जो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित की जाती है। तो मतलब सिंपल सा है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जैसे इसमें कॉपर डालेंगे तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा, तो ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे Cu आ जाएगा, तो यही अभिक्रिया आपको देनी है। ठीक है। फिर आगे आपके पास अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो वैसे तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, या आप ये कर सकते हो जिसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, उसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड है और ये पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है, तो जो बेरियम क्लोराइड है तो यहाँ पे जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा BeSO4, और जो पोटेशियम क्लोराइड है वो अलग हो जाएगा। तो जो यहाँ पे BeSO4 है ये अवक्षेप है एक, ये सफेद अवक्षेप होता है जो विलय में अविलेय होता है, मतलब किसी भी पदार्थ में घुलता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अपचयन क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बड़ा सिंपल सा है, उपचयन मतलब हो गया जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे बोलता हूँ उपचयन। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप इसे, ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे बोला जाता है उपचयन। जैसे
कार्बन है, इसमें जैसे हमने ऑक्सीजन डाला तो ये बना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे ही Mg है मैग्नीशियम, इसमें आपने ऑक्सीजन डाला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? उपचयन के हैं। अपचयन मतलब क्या हुआ? जहां पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन कम होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन डाला हमने, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा और जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है ZnO+C, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और Zn अलग हो जाएगा। तो ये है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। आगे इसमें एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, बताइए। तो ये जो X है, ये जो तत्व है, ये है कॉपर, कॉपर नाम है इसका। और जैसे ही ये इसे हम गर्म करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इस पे, जिस वजह से इसका रंग काला पड़ जाता है। तो दिया भी है कॉपर है, जैसे इसमें ऑक्सीजन मिलेगा तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, एक तरीके से ऑक्सीकृत हो जाता है, आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? आपको मैंने बताया था संक्षारण क्या होता है। तो जब लोहा अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तो इस पर कुछ समय भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो ये है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है। फिर है जो तेल और वसायुक्त पदार्थों में नाइट्रोजन क्यों प्रभावित किया जाता है। तो आपको बताया था मैंने विकृत गंधिता क्या होती है। मतलब आप जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं, अगर उसे आप लंबे समय तक खुले हुए छोड़ देते हो तो उसका स्वाद या उसकी गंध बदल जाती है और इसे मतलब वो ऑक्सीकृत हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें नाइट्रोजन की गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है, ताकि वो विकृत गंधित ना हो। और लास्ट वही दिया हुआ उसने कि आपको इन पदों को वर्णन करना है एक एक उदाहरण के साथ में। तो संक्षारण ये बताया मैंने, जब भी कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उस पर किसी भी रंग की परत चढ़ जाती है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संक्षारण। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता बात करी अभी हमने। जो भी वसायुक्त या तेलीय पदार्थ होता है, जब वो लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनका स्वाद बदल जाता है क्योंकि ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम विकृत गंधिता। अब जैसे इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? तो जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत ना हो या उसका उपचयन ना हो, ठीक है। तो ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हुए हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। आप एक बार वीडियो देखिए और इन क्वेश्चन को फिर खुद से हल हल कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।